नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान भाग 2, पाठ अतीत में दबे पांव और इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। पहले पाठ में बच्चों हमने लेखक का जीवन परिचय और पाठ का सारांश पढ़ लिया था। यहाँ पर पैराग्राफ 1 है जो कि पृष्ठ संख्या 35 से 37 तक पर आधारित है। पैराग्राफ में यह है कि अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के से लेकर के झांक रहे हैं। इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों वो इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को संसार का प्राचीनतम नियोजित शहर माना गया है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभी आप जानते हैं, आपने एसएसटी में भी पढ़ा हुआ है ये कि ये दो जो शहर हैं अपने समय में बहुत ही नियोजित ढंग से बसाए गए थे। मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर जो है वो माना गया है। खुदाई में बड़ी मात्रा में जब इसकी खुदाई हुई तो बड़ी मात्रा में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे मतलब बर्तन, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि का मिलना। अर्थात इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब उसकी खुदाई हुई थी तब बड़ी मात्रा में ये वस्तुएं मिली हुई थी, जिसमें कि इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने हुए जो बर्तन थे मिट्टी के वो, और साजो सामान की जो वस्तुएं थी, जो खिलौने आदि थे, वह सब भी उसमें अवशेष में प्राप्त हुए थे। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्यों का रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ जाना। बच्चों, आज भी हम देखते हैं कि विकास के नाम पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। तो ऐसे ही इसमें ये बताया गया है कि जो हड़प्पा के साक्ष्य थे, कुछ साक्ष्य ऐसे थे कि जो खुदाई और होती तो वहाँ से प्राप्त होते, लेकिन वहाँ पर पाइपलाइन रेलवे की लाइन जो है बिछ गई और विकास के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई। तो इसलिए विकास के नाम पर वो सारे जो अवशेष प्राप्त होने थे, जिसके प्राप्त होने के बाद और पता चलता कि यहाँ की स्थिति क्या थी और कुछ और नई जानकारी प्राप्त होती, वह सब नहीं प्राप्त हो पाई। वह सब इसके कारण, रेलवे की लाइन बिछने के कारण सब कुछ वो नष्ट हो गया। मोहनजोदड़ो के बारे में यह धारणा कि वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, ऐसा कहा जाता है कि उसकी संपन्नता को देख करके कि वह शायद घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह से वहाँ की राजधानी रही होगी। इस शहर का 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले होने का उल्लेख। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि शहर की विशेषता क्या थी, इसका क्षेत्रफल क्या था। ऐसा कहा गया, अनुमान जो है लगाया गया है कि यह शहर जो है वो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और आबादी कोई यही 85,000 थी इसकी। और यह शहर जो है वो 5,000 साल पहले विकसित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आज जो हम कहते हैं ना कि हम हाईटेक सिटी में हैं, तो हाईटेक सिटी को जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, इससे भी अच्छी स्थिति उस समय मोहनजोदड़ो की थी। वहाँ का चाहे कह सकते हैं कि जल की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था, यह सब जो था वह आज से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसका वर्णन लेखक ने, ओम थानवी जी ने किया है। तो इस तरह से जो है जब वो वहाँ पर गए तो वो ये सब देखने के बाद, चूँकि यह पाठ जो है वो क्या है, यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत मतलब वहाँ वो खुद गए थे, उस चीज़ को अपने आँखों से देखा हुआ है, कोई मन गढ़ंत या पढ़ा हुआ इतिहास मात्र नहीं है, यह खुद उनके द्वारा की गई अनुभूति है और उसी अनुभूति के आधार पर जो अनुभव है उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसमें ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंध प्रांत में यह स्थित पुरातात्विक स्थान है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसती थी। वर्तमान में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो पाठ में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो नहीं लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है मुअनजो और डैश लगा हुआ है, दड़ो लिखा हुआ है। तो उसको चूँकि उच्चारण करने में कठिनाई होती है छात्रों को,
और वर्तमान में उस नाम से जाना भी नहीं जाता। उसका जो शुद्ध रूप इस समय प्रचलित है वो है मोहनजोदड़ो। तो इसको मोहनजोदड़ो नाम से हम सभी जानते हैं। ईंटों से धरती की सतह को उठाया जाना ताकि सिंधु का पानी, चूँकि सिंधु सभ्यता जो थी तो सिंधु नदी वहाँ पर बहती थी, और जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती थी, जब जल भरा होता था, तो सिंधु नदी जो है वो अत्यधिक उफान पे आने के कारण जो उसका पानी था वह शहर में आ जाता था। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठा दिया था ताकि सिंधु नदी का पानी फैल ना सके। तो इस तरह देखेंगे, जबकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम अपने आप को बहुत विकसित मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ज़रा सी बारिश हो जाए तो सारा विकास जो है वो हमारे सामने आ जाता है कि कितना हम विकसित हैं। नालियाँ जो हैं वो भर जाती हैं और सड़कें भी भर जाती हैं, जिससे कि अनेक तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज से ज़्यादा हम लोग उस सभ्यता में जो है ज़्यादा समृद्ध थे, सुदृढ़ थे, और एक नियोजित ढंग से एक योजना के अनुसार हमने अपना उस समय जो सभ्यता थी उसमें विकास किया था। तो पाठ में इसमें मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों का भी उल्लेख है कि आज हम देखते हैं ना कि जो सड़कें हैं वो चौड़ीकरण का काम किया जाता है, उसको चौड़ा किया जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क का उल्लेख हुआ है। आप नेट पे भी इसको देख सकते हैं कि वो सड़क की जो चौड़ाई थी वो 33 फीट थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कोई सिर्फ गली कूचे ही नहीं थे, जो मुख्य सड़कें थीं वो किस तरह से थीं और साफ़ सुथरी थी। वहाँ की जो गलियाँ थीं वह भी जो है ऐसा नहीं था कि कीचड़ से लबालब थी, क्योंकि वहाँ पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो यह भी लेखक ने वहाँ पर देखा और उसका वर्णन इसमें किया है। जब लेखक वहाँ पर पहुँच गए मोहनजोदड़ो, तो चूँकि घूमने के पर्पज़ से वो गए थे और जानकारी प्राप्त करने के दृष्टि से भी, तो वहाँ जब वो गए तो लेखक जिस स्थान पे खुदाई आदि हुई थी वहाँ जब वो पहुँचे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जिस जगह मैं आया हूँ, जिस आंगन में आया हूँ, जिस हड़प्पा सभ्यता के आंगन में वो आए हैं उसकी टूटी फूटी सीढ़ियाँ, लेखक कह रहे हैं कि अब आपको कहीं ले तो नहीं जाती हैं, लेकिन वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। यानी कि वहाँ जा करके कुछ दूर आप जाएंगे, लेकिन फिर चूँकि टूट गए हैं, खंडहर हो चुका है, तो वहाँ एक मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन हाँ, लेखक ने ये कहा है कि उस अधूरे पायदानों पर खड़े होकर के भी यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर खड़े हैं। ऐसा लेखक ने स्वयं महसूस किया है। और वहाँ खड़े होकर के क्या विशेषता है कि वहाँ से आप इतिहास को ही नहीं बल्कि उसके पार भी झांक सकते हैं। अर्थात आप सोच सकते हैं, वहाँ खड़े होकर के ये अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से इस नगर की योजना रही होगी और किस तरह से यह विकसित शहर और सुनियोजित शहर रहा होगा। तो इसका उल्लेख लेखक ने इस पैराग्राफ में इन पृष्ठों तक किया हुआ है। तो बच्चों, इसमें जो है इसी पर फिर आधारित पैराग्राफ पर आधारित जो है वो लघु प्रश्न भी आगे हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको ये चित्र के माध्यम से दिखा दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो कला थी, देख रहे हैं आप, मुहरे हैं, यहाँ पर चित्र लिया हुआ है। मृद भांड हैं, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन जो आज भी मार्केट में मिलते हैं और उस समय भी खुदाई में वो प्राप्त हुए थे। तो ये चित्र है, चित्र के माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न हैं। तो जो हमने अभी आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, अधिकांशतः प्रश्न उसी पर आधारित हैं। अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा और सुना तो ये प्रश्न के उत्तर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो ये अब आपको बताना है और लिखना भी है। यह वर्तमान में कहाँ है? दुनिया के 2 सबसे पुराने सुनियोजित शहरों के नाम बताएं। मोहनजोदड़ो किस काल का सबसे पुराना शहर माना जाता है? हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य किसकी भेंट चढ़ गए? मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ? तो चित्र भी अभी अब मैंने आपको दिखाया और इससे पहले मैंने बता भी दिया है। मोहनजोदड़ो की आबादी और क्षेत्रफल का उल्लेख करें। यह भी आपको अभी अभी मैंने बताया है, तो ध्यान में होगा। लेखक ने मोहनजोदड़ो जाकर क्या अनुभव किया? तो बच्चों, लेखक ने जो अनुभव किया वो यही था
कि वो जा कर के ये जब वहाँ पर वो उन पायदानों पर, पायदान मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर जब वो खड़े हुए, जहाँ जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ थीं, घूमने जब गए थे वहाँ, तो वहाँ जा कर के उन्होंने ये महसूस किया कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को ही नहीं बल्कि इतिहास के पार भी झांक सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं कि हाँ उस समय और उससे पहले का समय कैसा रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों ये पहला पैराग्राफ है और इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।